हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का शॉर्ट स्टडी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य काल, मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था मगध पर जो वंश थे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। नंद वंश तक हम लोगों ने पढ़ा था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जिसके समय में सिकंदर महान भारत पर आक्रमण करता है। घनानंद के दरबार में कौटिल्य या चाणक्य उनके दरबार में रहते थे। घनानंद बहुत ही क्रूर शासक था, उनको अपमानित करके, उनको बेइज्जत करके अपने दरबार से निकाल देता है। चाणक्य उसी समय कसम खाता है कि घनानंद, जब तक मैं तुमको बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। इसी क्रम में वह रास्ते से जा रहा था और एक उसे बालक खेलता हुआ दिखाई मिल पड़ता है। और बालक बहुत कुटिल बुद्धि का था, यानी कि बहुत चतुर था। उसको ले जाता है चाणक्य और उसको पढ़ाता लिखाता है, युद्ध कला में माहिर करता है। और वही बालक मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाता है। लेकिन उससे पूर्व भारत पर कुछ विदेशी आक्रमण हुए थे, तो उनको एक नजर में हम लोग देख लेते हैं कि विदेशी आक्रमण क्या कौन हुए थे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, मौर्य वंश से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण की बात की जाए तो प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी, ध्यान रखना है, अभी आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किस वंश ने? ईरान के हखमनी वंश के राजाओं के द्वारा इस पर भारत पर आक्रमण किया गया था, पहला आक्रमण। इस हकमनी वंश का संस्थापक पूछे तो हकमनी वंश का संस्थापक साइरस सेकंड था, यानी कि साइरस द्वितीय था। लेकिन पूछा जाए भारत पर आक्रमण किसने किया था, तो उस समय भारत पर आक्रमण पूछे तो डेरियस प्रथम द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। डेरियस फर्स्ट द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। हकमनी वंश का संस्थापक साइरस द्वितीय या साइरस सेकंड, और आक्रमण किसने किया था भारत पर, तो डेरियस प्रथम के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। हकमनी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो डेरियस थर्ड था। डेरियस फर्स्ट भारत पर आक्रमण किया था। डेरियस फर्स्ट ने ही गांधार और काम्बोज को जीत लिया था। तो हकमनी वंश का अंतिम शासक डेरियस थर्ड था। इसको पराजित किसने किया था? यूनानी शासक सिकंदर ने, जिसको अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। विदेशी इतिहासकार सिकंदर को अलेक्जेंडर कहते हैं, जबकि भारतीय इतिहासकार उसे सिकंदर ही कहते हैं। तो सिकंदर कहाँ का था? तो यूनान। तो अब देखते हैं यूनानी आक्रमण। हम लोगों ने पढ़ा था 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय किसका शासन था? तो घनानंद का शासन था, जिसने चाणक्य को बेइज्जत करके निकाल दिया था, उसका शासन था मगध पर। तो सिकंदर ने आक्रमण किया भारत पर 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर का भारत में सबसे पहला जो सामना हुआ वो तक्षशिला के शासक, तक्षशिला किसकी राजधानी थी? तो तक्षशिला राजधानी थी गांधार की। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, उसी पर आक्रमण करता है। और यहाँ के शासक हुए आम्भी। तक्षशिला का शासक कौन था? आम्भी था। तो आम्भी जो है बिना युद्ध किए, आम्भी बिना युद्ध किए सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लेता है, कहता है महाराज आप ही सब कुछ हैं। तो सिकंदर जो है, इस सिकंदर की अधीनता आम्भी ने स्वीकार कर ली। तो जब कोई अधीनता स्वीकार कर लेता है तो जो है अपने शत्रु को सबसे पहले वो नष्ट करवाना, यानी मरवा देना चाहता है। तो सिकंदर को इसने प्रेरित किया किसके? अपने शत्रु पोरस के। पोरस जो है पंजाब का शासक हुआ करता था, तो इसको कहता है इसको आप हराइए। तो सिकंदर जो है, सिकंदर और पोरस से उसी समय 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस, पोरस पंजाब का शासक हुआ करता था, पंजाब, इसको पुरु भी कहते हैं। पोरस या पुरु के बीच एक युद्ध होता है। किसके बीच? सिकंदर और पोरस के बीच एक युद्ध होता है, जिसे हाइडेस्पीस का युद्ध या झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। हाइडेस्पीस का युद्ध, विदेशी इतिहासकार इसको हाइडेस्पीस का युद्ध कहते हैं, जबकि भारतीय इतिहासकार इसे झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध कहते हैं। झेलम का प्राचीन नाम ही वितस्ता है, इसीलिए झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध कई बार पूछा गया है। किसके किसके बीच हुआ है? तो पोरस और सिकंदर के बीच हुआ है। इस युद्ध में
राजा पोरस बुरी तरीके से पराजित होते हैं, लेकिन सिकंदर जो है पोरस की वीरता और महानता देखते हुए इनको जो है राज्य जो है इनका वापस लौटा देता है। और इसी समय जो सिकंदर की पत्नी थी रक्सना या रुखसाना, कहीं कहीं पे लिखा रहता है रुखसाना या रेक्सेना, ने पोरस की कलाई पर राखी बांधी थी और इनको जो है इनका पूरा राज्य लौटा दिया था। इसी क्रम में सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण करना, यानी कि मगध पर, जहां पर घनानंद का शासक था, वहां पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन ब्यास नदी के उस पार घनानंद की विशालतम सेना देखकर सिकंदर की सेना डर जाती है। एक ऐसा कारण मानते हैं इतिहासकार, और कुछ मानते हैं कि ब्यास नदी इतनी उफान पर थी कि इसको सिकंदर की सेना ने पार करने से मना कर दिया और सिकंदर की सेना भी थक चुकी थी। अंततः क्या होता है, सिकंदर की सेना ब्यास नदी पार करने से इनकार कर देती है और 325 ईसा पूर्व यानी 325 बीसी में स्थल मार्ग से सिकंदर जो है वापस लौट जाता है। स्थल मार्ग से 325 बीसी में वापस लौट जाता है। सिकंदर का थल सेनापति कौन था? तो थल सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर था इसका थल सेनापति। अगर जल सेनापति पूछे तो जल सेनापति सिकंदर का था निर्याकस। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप सेकंड। इसकी पत्नी का नाम था रुखसाना या रेक्सेना। सिकंदर के घोड़े का नाम था बहुकेफला। सिकंदर का जो घोड़ा था उसका नाम था बहुकेफला। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के किनारे बहुकेफला नगर बसाया। तो किसके किनारे? झेलम नदी के किनारे बहुकेफला नगर बसाया अपने घोड़े के नाम पर। सिकंदर के गुरु कौन थे? तो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। सिकंदर के गुरु जो अरस्तु थे, इन्होंने ही सिकंदर को विश्व विजेता बनने का सपना दिखाया था। और इन्हीं अरस्तु का गुरु हैं प्लेटो, और प्लेटो के गुरु हैं सुकरात। तो हम लोगों ने देखा मौर्य वंश से पहले जो यूनानी आक्रमण हुए थे और जो विदेशी आक्रमण यानी कि ईरान का आक्रमण हुआ था, उनको देखा। अब बात करते हैं मौर्य वंश की। किसकी? मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं। कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य जो बच्चे को ले आते हैं, वह चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाता है। तो मौर्य वंश के जानकारी के स्रोत की बात करते हैं। तो मौर्य वंश के जानकारी के स्रोत साहित्यिक स्रोत भी हैं, पुरातात्विक स्रोत भी हैं। इसमें से जैसे इंडिका और कई सारी पुस्तकें हैं जो इसको इंडिका जैसे ये विदेशी स्रोत मानते हैं कुछ इतिहासकार। तो पुराण जो है, हमारे पुराणों से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र एक पुस्तक है जिसको किसने लिखा था? अर्थशास्त्र के लेखक पूछा जाता है तो चाणक्य हैं। चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। अर्थशास्त्र ये वाला अर्थशास्त्र नहीं, मनी वाला। ये अर्थशास्त्र पुस्तक है जिसका संबंध राजनीति से है। किससे है? धन का विज्ञान नहीं है ये। इसका संबंध है राजनीति से, जिसके लेखक हैं चाणक्य। इन्हीं को चाणक्य को कौटिल्य कहा जाता है, इन्हीं को विष्णुगुप्त कहा जाता है। ध्यान रखना है, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। राष्ट्रंगिणी के लेखक हैं कल्हड़। राष्ट्रंगिणी से भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। इसी पुस्तक में बताया गया है जो ये चंद्रगुप्त मौर्य है, इसके लिए बिरसल शब्द का प्रयोग किया है। बिरसल शब्द का मतलब होता है निम्न कुल में उत्पन्न, यानी कि निम्न कुल में जन्मा। इसी पुस्तक में बताया गया है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में। तो ध्यान रखना है किसमें बताया गया है बिरसल शब्द का प्रयोग, यानी कि निम्न कुल में उत्पन्न, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है कि ये जो है निम्न कुल में उत्पन्न हुए थे, नीची जाति में। तो किसमें? मुद्रा राक्षस में बताया गया है। इसके लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। और कहां से जानकारी मिलती है? दीप वंश है पुस्तक, महावंश है और जातक कथा। ये तीनों पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश, जातक कथा से जानकारी मिलती है मौर्य वंश की। कल्प सूत्र जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी, इससे जानकारी मिलती है मौर्य वंश के बारे में। और इंडिका पुस्तक है जिसकी रचना जिसको जो है इंडिका के लेखक कौन है? मेगस्थनीज हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे।
मेगस्थनीज, मेगस्थनीज इंडिका पुस्तक के लेखक मेगस्थनीज हैं। इससे जो है मौर्य वंश के शासन प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। इसी तरीके से एक पुस्तक है कथा सरित सागर और बृहत कथा मंजरी। इन सभी चीजों से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और पुरातात्विक शोध की बात करें तो अशोक के अभिलेख हैं। अशोक, क्योंकि अशोक मौर्य वंश का शासक था, तो अशोक के अभिलेख से जाहिर सी बात है मौर्य वंश की जानकारी मिलेगी। इसी तरीके से एक जूनागढ़ का अभिलेख था। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख। रुद्रदामन एक शासक था, उसने जूनागढ़ में एक अभिलेख लिखवाया था। इससे जो जानकारी मिलती है मौर्य वंश की। कुछ स्तूप मिले हैं इनसे, कुछ भवन मिले हैं, मुद्राएं मिली हैं और मृदभांड मिले हैं, यानी कि मिट्टी के बर्तन। इन सभी चीजों से मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं हम लोग इसकी जानकारी के संबंध में, जो चीजें थी उनको हमने देखा। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य जो 322 से 298 ईसा पूर्व तक गद्दी पर बैठा था। हालांकि मौर्य वंश, पूरा मौर्य वंश अगर पूछे तो 298 से 322 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व से 185 बीसी तक पूरा मौर्य वंश चला था, जिसमें से चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व तक शासन करता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ है फैक्ट्स। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। घनानंद जो नंद वंश का अंतिम सम्राट था, इसकी हत्या करके एक नए मगध पर एक नए साम्राज्य की स्थापना करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका नाम है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इन्होंने अपने गुरु, इनके गुरु चाणक्य या कौटिल्य थे या विष्णुगुप्त, गुरु और प्रधानमंत्री, जब ये राजा बनते हैं तो चाणक्य को प्रधानमंत्री बनाते हैं। अपने गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से जो है इसका नंद वंश का खात्मा करते हैं, जिसका अंतिम शासक था घनानंद। तो इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या होता है? 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण किया। सेल्यूकस निकेटर वही जो सिकंदर का थल सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर जब सिकंदर यहाँ से जा रहा था, तब जो है इसने जो विजित प्रदेश थे भारत में, उसको जो है सेल्यूकस निकेटर को सौंप दिया था। तो सेल्यूकस निकेटर मगध पर आक्रमण किया 305 ईसा पूर्व में, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे बुरी तरीके से पराजित कर दिया। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने बुरी तरीके से पराजित किया 305 ईसा पूर्व में। कब किया दोस्तों? 305 ईसा पूर्व में। ध्यान रखना है, जब पराजित हो जाता है सेल्यूकस निकेटर तो एक अपमानजनक संधि होती है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच। इस संधि के अनुसार सेल्यूकस निकेटर की पुत्री जिसका नाम हेलेना या कार्नेलिया है, हेलेना या कार्लेनिया इसकी पुत्री का नाम है। इसका विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होता है। किसके साथ होता है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कार्नेलिया या हेलेना का विवाह होता है। और दहेज के रूप में 4 प्रांत, काबुल, कांधार, हेरात, मकरान या बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का एक क्षेत्र है मकरान, तो कई जगह बलूचिस्तान, कई जगह मकरान लिखा हुआ है, तो आप देख लेना। तो 4 क्षेत्र देता है, काबुल, कांधार, हेरात और बलूचिस्तान। और सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को, सेल्यूकस ने अपने राजदूत, इनके राजदूत का नाम था मेगस्थनीज, वही मेगस्थनीज जिसने इंडिका पुस्तक की रचना की थी। तो मेगस्थनीज किसके दरबार में रहते थे? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। तो संधि के अनुसार सेल्यूकस निकेटर अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का अनुयायी था। इसने जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर किसकी जीवन के अंतिम समय में, अपने जीवन के अंतिम समय में इसने जैन धर्म अपना लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो कब अपनाया? जीवन के अंतिम समय में। कई बार पूछा जाता है कि जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी चंद्रगुप्त मौर्य को? तो आचार्य भद्रबाहु के द्वारा जैन धर्म की दीक्षा दी गई थी चंद्रगुप्त मौर्य को।
फाइनली जब इसका लास्ट जीवन चल रहा था 298 ईसा पूर्व में, तो चंद्रगुप्त मौर्य इन्हीं के साथ मतलब भद्रबाहु के साथ ये श्रवण बेलगोला चले जाते हैं। श्रवण बेलगोला दोस्तों कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक में श्रवण बेलगोला पड़ता है। यहीं पर चले गए और वहां पर इन्होंने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिया। संलेखना विधि वह होती है भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण को त्याग देना, यही संलेखना विधि है। तो संलेखना विधि द्वारा प्राण त्यागा किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कहा? श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। तो एक बार हम लोगों ने देखा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, इसकी स्थापना घनानंद को हराकर इनके प्रधानमंत्री की सहायता से, और इसके साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, संधि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से शादी करते हैं और काबुल, कांधार, हेरात, बलूचिस्तान या मकरान का क्षेत्र लेते हैं। इनके दरबार में कौन रहता था? तो मेगस्थनीज रहता था। मेगस्थनीज की पुस्तिका का नाम है इंडिका। अपने अंतिम समय में भद्रबाहु से दीक्षा लेते हैं, जैन धर्म स्वीकार करते हैं और फाइनली श्रवण बेलगोला में कि 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है संलेखना विधि द्वारा। संलेखना विधि वह होती है भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्याग देना, यही संलेखना विधि है। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्लूटार्क ने एंड्रोकोर्स शब्द का प्रयोग किया है। किसका दोस्तों? एंड्रोकोर्स। जबकि जस्टिन इतिहासकार हैं, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोर्स कहा है। क्या कहा है? जस्टिन ने सेंड्रोकोर्स, प्लूटार्क ने एंड्रोकोर्स कहा है। तो ध्यान रखना है, जस्टिन ने सेंड्रोकोर्स और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त को एंड्रोकोर्स कहा है। इसकी पहचान यही सेंड्रोकोर्स है। इसकी पहचान किसने की थी? तो सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने की थी। इसकी पहचान विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। वही विलियम जोन्स जो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना करते हैं, वही विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोर्स यानी कि यही चंद्रगुप्त हैं, इनकी पहचान सेंड्रोकोर्स के रूप में किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। प्लूटार्क ने एंड्रोकोर्स और जस्टिन ने सेंड्रोकोर्स कहा है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, यही जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के द्वारा, ये रुद्रदामन शासक हैं और इनका जूनागढ़ का अभिलेख है। इससे जानकारी क्या मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल थे पुष्यगुप्त। कौन थे दोस्तों? पुष्यगुप्त। ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, पुष्यगुप्त थे। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। सौराष्ट्र गुजरात में कहाँ पड़ता है? गुजरात में। सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। किस झील का? सुदर्शन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल या चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त ने सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता, वहां पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अशोक का जो रहता है राज्यपाल या उसका सेनापति, वो जो है इस झील का पुनः निर्माण कराता है। आगे हम लोग अशोक के समय पढ़ेंगे उसको भी। तो इतनी बातें हम लोगों ने जाना चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। उसके बाद चंद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है 298 में। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता है बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। तो बिंदुसार बनता है। इसका शासनकाल 298 ईसा पूर्व से 269 ईसा पूर्व तक माना जाता है, या कहीं कहीं पर 273 ईसा पूर्व तक लिखा रहता है। तो अशोक 269 में गद्दी पर बैठता है। तो हम लोग देखेंगे बिंदुसार का शासनकाल 298 से 269 ईसा पूर्व तक है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार और उत्तराधिकारी बनता है बिंदुसार। इसका अन्य नाम क्या है? अमित्रघात। कई बार एग्जाम में पूछा गया है अमित्रघात किसको कहा गया है? तो बिंदुसार को कहा गया है। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। अमित्रघात शत्रुओं का नाश करने वाला अमित्रघात, यानी कि जैसा हम लोग वन वर्ड पढ़ते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शत्रुओं का नाश करने वाला अमित्रघात, इसका अर्थ होता है अमित्रघात का मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला।
इसी बिंदुसार को वायु पुराण में वारिसार या भद्रसार कहा गया है। वारिसार या भद्रसार कहा गया है। वारिसार या भद्रसार कहा गया है किसमें? वायु पुराण में बिंदुसार को। और जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा गया है। क्या कहा गया है? सिंहसेन। जैन ग्रंथों में सिंहसेन, वायु पुराण में वारिसार या भद्रसार। किसको कहा गया है? बिंदुसार को कहा गया है। अमित्रघात किसका नाम है? तो बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। उसके बाद इसके जो है बिंदुसार के विदेशी संबंध देखने को मिलते हैं। विदेशी संबंध देखने को मिलते हैं। सीरिया के शासक एंटियोकस से बिंदुसार ने 3 चीजें मांगी थी। पत्र लिखा और 3 चीजें वहां से सीरिया से मंगवाई। एंटियोकस से कहा कि सूखे अंजीर हमको चाहिए, अंगूरी शराब चाहिए और एक दार्शनिक की मांग की। सूखे अंजीर, अंगूरी शराब और एक दार्शनिक हमें भेज दो। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं, जैसे स्ट्रैम्बो के अनुसार डाइमेकस, कौन था? डाइमेकस इसका राजदूत था एंटियोकस का, जो कि किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस जो है आया था। तो जो सीरिया के शासक एंटियोकस थे, इन्होंने सूखे अंजीर और अंगूरी शराब को मान लिया कि हम सूखे अंजीर भेज देंगे और अंगूरी शराब भेज देते हैं, और उन्होंने भिजवाया भी, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा, क्योंकि इन्होंने बता दिया कि हमारे यहाँ दार्शनिकों का या राजदूतों का क्रय विक्रय नहीं होता है। कुछ इतिहास जैसे स्ट्रैम्बो के अनुसार मैंने बताया कि दार्शनिक भेजे थे। उस दार्शनिक का नाम था क्या? तो उस दार्शनिक का नाम था डाइमेकस। क्या नाम था? डाइमेकस। किसके दरबार में आया था डाइमेकस? तो बिंदुसार के दरबार में। किसका राजदूत था? एंटियोकस का राजदूत डाइमेकस था। और कुछ के अनुसार सूखे अंजीर ही भेजे थे और अंगूरी शराब, ये 2 चीजें एंटियोकस ने भेजी थी सीरिया से। और देखते हैं मिस्र के राजा टालमी सेकंड, ये मिस्र का राजा था। इसने अपने राजदूत डायनोसिस को किसने भेजा था? तो डायनोसिस को टालमी सेकंड, मिस्र के राजा टालमी सेकंड के द्वारा डायनोसिस को भेजा गया था, जबकि एंटियोकस के द्वारा डायमेकस को भेजा गया था। किसके अनुसार? स्ट्रैम्बो के अनुसार। डायमेकस किसके अनुसार आया था? तो स्ट्रैम्बो इतिहासकार हैं, ये मानते हैं कि डायमेकस जो है राजदूत आया था किसके? बिंदुसार के दरबार में। तो मिस्र के राजा टालमी सेकंड ने अपने राजदूत डायनोसियस को कहाँ भेजा? बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार के समय ही तक्षशिला में 2 विद्रोह होते हैं। वही तक्षशिला जो कहाँ की राजधानी थी? गांधार की राजधानी तक्षशिला। वहां पर 2 विद्रोह होते हैं, और उस विद्रोह को दबाने के लिए अपना जो इसका बड़ा लड़का रहता है सुसीम, बिंदुसार का बड़ा लड़का सुसीम को भेजता है, लेकिन सुसीम जो है विद्रोह को दबाने में सफल नहीं हो पाता है। बाद में अपने छोटे लड़के अशोक को भेजा जाता है बिंदुसार के द्वारा। अशोक जाता है और विद्रोह को क्रूरता पूर्वक दबा देता है, बलपूर्वक या क्रूरता पूर्वक उस विद्रोह को जो तक्षशिला में हुआ था उसको दबा देता है। और जो है अगला राजा बनता है कौन? अशोक, क्योंकि सुसीम तो बड़ा डरपोक राजा था, जबकि बड़ा लड़का इसी को हक था कि हम सुसीम राजा बनेगा, लेकिन अशोक इसके बाद गद्दी पर बैठता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, या आजीवक संप्रदाय को मानता था बिंदुसार। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है अशोक। कौन बनता है? अशोक बनता है, अशोक महान। इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। अशोक के बारे में जो तथ्य हैं उनको जानेंगे, अशोक के जो शिलालेख हैं उनके बारे में जानेंगे, और मौर्य वंश के शासन प्रशासन संबंधी जितने भी प्रश्न बनते हैं, जितनी भी चीजें हैं उनको जानेंगे।
तो दोस्तों हम लोगों ने मौर्य वंश से पहले जो विदेशी आक्रमण हुए थे, विदेशी में ईरान से जो आक्रमण हुआ था, यूनान से जो आक्रमण हुआ था, और मैं एक चीज बताना भूल गया, इस सिकंदर की मृत्यु जो है, सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में, 323 बीसी में बेबीलोन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन में, बेबीलोन में इसकी मृत्यु। तो सिकंदर के बारे में, मौर्य वंश के बारे में जो जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत को देखा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा और बिंदुसार के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम लोग अशोक के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।